हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रपोजल की। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रपोजल की। व्हाट इज ए प्रपोजल? आप प्रस्ताव से क्या समझते हैं? संविदा के निर्माण में पहला कदम प्रपोजल का होता है, यानी संविदा के निर्माण में पहला कदम होता है प्रस्ताव करना। सामान्यतः संविदा के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है और दूसरा जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करे। तो सामान्यतः कितने व्यक्ति हुए? 2 व्यक्ति। प्रस्ताव यानी प्रपोजल शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2A में दी गई है, 2 में दी गई है, जो क्या है? जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त होने की अपनी रजामंदी ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति दूसरे की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य उस दूसरे को संज्ञापित करता है, तब उसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रस्थापना करता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बातों को कहता है, जैसे ABC से कहता है मेरा आप बैग 100 रुपये का है, क्या आप लोगे? यह क्या हुआ? एक प्रपोजल हुआ। अर्थात अब बात करते हैं प्रस्ताव के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति ने कोई कार्य करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। ऐसी इच्छा या आशय किसी अन्य व्यक्ति से की हो, अपन खुद स्वयं अपने से नहीं कर सकता, किसी अन्य व्यक्ति से करेगा। और ऐसी इच्छा या आशय उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के इरादे से की है कि सेकेंड पार्टी से पूछेगा मेरा बैग 100 रुपये का है, क्या आप लोगे? वो हाँ या ना कुछ जवाब तो देगा। तो मतलब अदर व्यक्ति की सहमति, कंसेंट प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा किया है। अब बात करेंगे प्रस्ताव के आवश्यक तत्वों की कि एक वैध लीगल प्रपोजल के लिए क्या आवश्यक तत्व हो सकते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव के लिए व्यक्तियों का होना जरूरी है। विधिक प्रस्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपने आप से प्रस्थापना या प्रस्ताव नहीं कर सकता। और व्यक्ति शब्द के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, विधिक व्यक्ति भी शामिल है, यानी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन भी शामिल है। जो व्यक्ति प्रस्थापना करता है उससे वचनदाता कहा जाता है, और जो व्यक्ति प्रस्थापना स्वीकार करता है उससे वचन ग्रहीता कहा जाता है। सेकेंड एलिमेंट है इसका, प्रस्ताव संसूचित किया गया हो, मतलब सेकेंड पार्टी को, सेकेंड पक्षकार को प्रस्ताव संसूचित किया गया हो। कोई भी प्रस्ताव वह तभी होता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को संसूचित किया गया हो। प्रस्ताव अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड या रिटन में या ओरल किसी भी प्रकार का हो सकता है। थर्ड, प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया गया हो। किसके लिए? लीगल इंटेंशन, यानी प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया गया हो। एक विधिमान्य संविदा के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों ने जो प्रस्ताव किया हो उसका उद्देश्य विधिक संबंध स्थापित करना हो, क्योंकि यदि प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य नहीं किया गया है तो संविदा मानी नहीं जाएगी। संविदा अधिनियम की धारा 23 बताती है विधि विरुद्ध क्या होगा। विधि विरुद्ध की परिभाषा व्यक्त करती है संविदा की धारा 23 कि क्या विधि विरुद्ध होगा। अब क्या होगा? प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए कि जैसे इन्हें कहा कि आप मेरा एक बैग लोगे, एक सर्टेन प्रस्ताव निश्चित हो। यदि प्रस्ताव निश्चित नहीं हो तो संविदा का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिनियम की धारा 29 यह बताती है कि वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना संभव नहीं होता है वह शून्य होते हैं, वाइड होते हैं। अब एग्जाम्पल दैट, जैसे कि ख को क ने 100 टन तेल बेचने का करार करता है, उसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि वह तेल कैसा था या किसका था। तो इस अनिश्चितता कारण ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा प्रपोजल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शून्य था। अगर वह बताता कि यह तेल किसका है, सरसों का है, डीजल का है, पेट्रोल का है, तो वह एक वैध करार या वैध प्रपोजल माना जाता। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में ये प्रस्ताव के प्रकार, प्रस्ताव के कितने प्रकार के प्रस्ताव हो सकते हैं। विशिष्ट एवं सामान्य, मतलब स्पेसिफिक एंड जनरल प्रस्ताव। जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष अथवा विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए कहा जाता है तब वह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है, स्पेसिफिक। एग्जाम्पल दैट, क अपना घर ख को बेचने का प्रस्ताव करता है। यहाँ पर क ने सिर्फ ख से क्या किया है? प्रपोजल किया है।
ये हुआ आपका स्पेसिफिक प्रपोजल। अब बात करेंगे परंतु ऐसा प्रस्ताव जो व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के व्यक्तियों से न होकर समस्त जनता से किया जाता है वह सामान्य प्रस्ताव कहलाता है, जनरल ऑफर। जैसा कि एंसन ने कहा है कि प्रस्ताव का किसी निश्चित व्यक्ति से किया जाना आवश्यक नहीं है, परंतु संविदा का निर्माण किसी निश्चित व्यक्ति द्वारा स्वीकार करने के बाद होता है। सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव की संसूचना देना आवश्यक नहीं होता, बट स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के पालन से अथवा किसी कार्य द्वारा मानी जाती है। अब बात करेंगे एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रपोजल, यानी अभिव्यक्त एवं विवक्षित प्रस्ताव। प्रस्ताव अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से भी किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जहां किसी प्रतिज्ञा की प्रस्थापना या उनका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है यह वचन अभिव्यक्त कहलाता है, और जहाँ तक कि ऐसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है वह इम्प्लाइड कहला जाता है। अब बात करेंगे स्थायी या चलत प्रस्ताव। स्थायी या चलत प्रस्ताव से तात्पर्य ऐसे प्रस्ताव से है जो स्वीकार करने के लिए एक अवधि तक कायम रहती है कि आप इतने दिनों तक, 1 महीने के भीतर, 1 साल के भीतर आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रति प्रस्ताव की। प्रस्ताव के बदले में उसमें कुछ संशोधन करके जवाबी प्रस्ताव करना प्रति प्रस्ताव करना कहा जाता है। प्रति प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव अपने आप रद्द हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कहा आप हमारी चेयर 100 रुपये में लेंगे, उसने कहा नहीं हम 150 रुपये में लेंगे, या हम 50 रुपये में लेंगे। यहाँ पर पहला प्रस्ताव समाप्त हो जाता है, इसमें क्रॉस प्रपोजल होता है। क्रॉस प्रपोजल मतलब जब 2 पक्षकारों की समान शर्तें या समान विषय वस्तु वाली प्रस्तावना में एक दूसरे को पार करते हैं तो क्रॉस प्रस्ताव कहते हैं। इसमें विधिक स्वीकृति का अभाव होता है, इसलिए संविदा का निर्माण नहीं होता। बाद स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट या स्टैंडर्ड रूपी प्रपोजल, मानक रूपी प्रस्ताव। ऐसे प्रस्ताव पहले से ही छपवाए गए होते हैं, जैसे एक कार्य के रूप में हमेशा मौजूद रहता है। एग्जाम्पल दैट जीवन बीमा का फॉर्म, या फिर जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप ट्रेन की टिकट लेते हैं तो उसमें पीछे एक टर्म एंड कंडीशन दिया रहता है, आप उसको मानने के लिए बाध्य रहते हैं। वह एक तरह से मानक रूपी प्रस्ताव होता है। वो तो एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हो गया, बट ये जो प्रस्ताव का प्रपोजल का ये जो एग्जाम्पल होगा जीवन बीमा का फॉर्म होगा। थैंक यू दोस्तों।